इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट बेयर एक्ट्स हैं और ये सीरियल वाइज हैं, मतलब डायरेक्ट टॉपिक्स हैं। पहले सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सो ऑन ऐसे करते हुए हम लोग इस वीडियो में अप टू सेक्शन 74 तक देखेंगे और टोटल क्वेश्चन है क्वेश्चन 40। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से, डिक्री कैन बी क्या हो सकता है, प्रिलिमिनरी या फाइनल या पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। Decree includes rejection of a plaint, determination of any question within section 144, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। और ये आपको डायरेक्ट डिक्री के डेफिनेशन में मिलेगा बेयर एक्ट में। डिक्री डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज 2 में। और जो ऑप्शन नंबर डी है एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, ये डिक्री में इंक्लूड नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन है, ऑर्डर चूज़ करना है, करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। तो सबसे पहले हाई कोर्ट होता है, मतलब एज पर द क्वेश्चन जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं। इस ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, स्मॉल कॉसेस कोर्ट। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे सबॉर्डिनेट कौन से होते हैं। तो सबसे बड़ा ऑर्डर में हाई कोर्ट होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर स्मॉल कॉसेस कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन पार्ट 1 से स्टार्ट होता है। पार्ट 1 है सूट्स इन जनरल, और इसमें जो फर्स्ट है वो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स एंड रेस जुडिकाटा, जो सेक्शन 9 से लेकर 14 तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स एक्सेप्ट दोज सूट्स विच आर, ऑप्शन ए एक्सप्रेसली बार्ड, या इम्प्लाइडली बार्ड, या बोथ एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार्ड, या नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ। कोर्ट्स हैव jurisdiction to try all civil suits except those suits which are expressly barred and impliedly barred. Expressly barred या impliedly barred. A suit having same cause of action is pending in a foreign court. एक एक सूट है, कॉज ऑफ एक्शन सेम है, वो फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है। तो क्या इंडियन कोर्ट्स ऐसे सूट को ट्राई नहीं कर सकते हैं? तो इसका ये होगा कि इंडियन कोर्ट्स ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर इंडियन कोर्ट्स बार्ड टू ट्राई सच कोर्ट्स सच सूट्स? तो नो, इंडियन कोर्ट्स आर नॉट बार्ड। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि इंडियन कोर्ट्स बार्ड नहीं है, इंडियन कोर्ट्स ट्राई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको रेफर करना होगा सेक्शन 10 का एक्सप्लेनेशन पोर्शन। और सेक्शन 10 क्या है, स्टे ऑफ सूट। क्वेश्चन नंबर 6, रेस जुडिकाटा इज इन विच सेक्शन? इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रेस जुडिकाटा किस सेक्शन में है? सेक्शन 11 में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। यहाँ पर ध्यान दिया कीजिए, जब क्वेश्चन में आता है कि नॉट है या नहीं है, मतलब नॉट से पूरा का पूरा अलग ही हो जाता है सेंटेंस, पूरा का क्वेश्चन ही अलग हो जाता है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, कब कंक्लूसिव नहीं होगा? ऑप्शन ए, व्हेन इट इज़ प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, फॉरेन जजमेंट का जो फॉरेन कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट है, तो कंक्लूसिव होगा। when it is in accordance to natural justice, ये भी कंक्लूसिव होगा। when it has been given on the merits of the case, तो ये भी सही है। तो मतलब हमारा डी बचा नन ऑफ द अबव, तो ये हमारा राइट आंसर है, नन ऑफ द अबव। when foreign judgment not conclusive, तो ये ऑप्शन, 3 ऑप्शन जो दिए हुए हैं इन तीनों में से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और इसके लिए आपको रिफर करना होगा सेक्शन 13, when foreign judgment not conclusive, सेक्शन 13। अगला हमारा स्टार्ट होता है प्लेस ऑफ सुइंग, जो सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 25 तक है। क्वेश्चन नंबर 8, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड इन। सूट सबसे पहले कहाँ पे इंस्टीट्यूट करना चाहिए? कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कम्पिटेंट टू ट्राई इट, लोएस्ट ग्रेड में, ना कि हाईएस्ट ग्रेड में। ऑप्शन बी है कोर्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रेड, ऑप्शन सी है एनी कोर्ट, ऑप्शन डी है नो प्रोविजन गिवन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड इन कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कम्पिटेंट टू ट्राई इट। और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको सेक्शन 15 में, कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूट, in which court suit may be instituted in case of immovable property having jurisdiction of different courts. immovable property है और अलग अलग कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन भी है उस immovable प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो immovable प्रॉपर्टी है वो इस तरह से सिचुएटेड है कि डिफरेंट कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन उसके ऊपर है।
तो ऐसे सिचुएशन में सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा? इन विच कोर्ट सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन बी इन हाई कोर्ट, ऑप्शन सी इन सुप्रीम कोर्ट, या ऑप्शन डी in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। और इसके लिए आपको रिफर करना होगा सेक्शन 17, सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। ये है हमारा सेक्शन 17। अगला है ए रिसाइडिंग इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है और बी को मारता है बी इन कलकत्ता, बी को मारता है कलकत्ता में। तो बी में सू ए, बी ए को सू कहाँ कर सकता है? कलकत्ता में या दिल्ली में या कलकत्ता या दिल्ली कहीं पर भी, या इन हाई कोर्ट ऑफ आइदर कलकत्ता और दैट ऑफ दिल्ली। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइदर इन कलकत्ता और इन दिल्ली। और इसके लिए आपको रिफ़र करना होगा सेक्शन 19 का इलस्ट्रेशन ए, सेक्शन 19 का इलस्ट्रेशन ए। सेक्शन 19 है सूट्स फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन डील्स विद द ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन। कौन सा सेक्शन ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन से डील करता है? तो यह सेक्शन 21 है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 21। ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शुड बी रेज्ड एट। ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग कहाँ पर रेज होना चाहिए? एपलेट कोर्ट में या रिविजनल कोर्ट में, या बोथ एपलेट या रिविजनल कहीं पे भी अराइज किया जा सकता है, या इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। और इसके लिए आपको रिफर करना होगा सेक्शन 21 ऑब्जेक्शंस टू जुरिस्डिक्शन, सेक्शन 21 ऑब्जेक्शंस टू जुरिस्डिक्शन। अगला है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है सूट को ट्रांसफ़र करने के लिए? यस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, यस पावर होता है। और इसके लिए आपको रिफर करना होगा सेक्शन 25 पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट्स एट्सेट्रा। सेक्शन 25 है, सेक्शन 25 में दिया हुआ है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट्स एट्सेट्रा। In case of frivolous or vexatious application, Supreme Court order for compensation against applicant for a sum of कितने का कंपनसेशन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है? तो ये अप टू ₹2000 ₹2000 तक ऑर्डर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है ₹2000 तक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। और इसके लिए आपको रिफ़र करना होगा सेक्शन 25 सब सेक्शन 4। सेक्शन 25 हम लोगों ने देखा था क्या है सेक्शन 25? सेक्शन 25 है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट्स एट्सेट्रा। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाई, सूट को इंस्टीट्यूट कैसे किया जाएगा? बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, या प्रेजेंटेशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट, या बोथ रिटन स्टेटमेंट या प्लेंट कोई कुछ भी प्रेजेंट करके, या ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। और इसके लिए आपको रिफर करना होगा सेक्शन 26। सेक्शन 26 है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। इसमें दिया हुआ है कि सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, प्लेंट का प्रेजेंटेशन करके या किसी अदर मैनर में भी, और इस अदर मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा जो मैनर प्रिस्क्राइब किया जाएगा उस मैनर से भी इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। और क्या दिया हुआ है कि इन प्लेंट, सेक्शन 26 की बात हम कर रहे हैं कि इन प्लेंट फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, प्लेंट में जो फैक्ट्स होते हैं उसे प्रूफ किया जाएगा एफिडेविट के द्वारा, एफिडेविट उसमें अटैच किया जाएगा। और एफिडेविट किस प्रकार होना चाहिए? एफिडेविट होना चाहिए ऑर्डर 6 रूल 15A के तहत में, एफिडेविट टू बी एज पर ऑर्डर 6 रूल 15A। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंडेंट्स टू अपीयर बिफोर द कोर्ट विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सूट का इंस्टीट्यूशन हो गया तो उसके बाद डिफेंडेंट कितने दिनों के अंदर में कोर्ट के समक्ष हाजिर होना चाहिए? 7 दिन या 30 दिन या 15 दिन या 60 दिन। तो इसका राइट आंसर है 30 डेज। और इसके लिए आपको रिफर करना होगा सेक्शन 27। सेक्शन 27 है समन्स टू डिफेंडेंट्स। सर्विस ऑफ समन्स टू डिफेंडेंट हु रिसाइड्स इन अनदर स्टेट टू बी सेंट टू। डिफेंडेंट को सर्विस ऑफ समन्स भेजना है जो कि अदर स्टेट में रहता है। अदर स्टेट कहने का मतलब है कि जो कोर्ट है उसके जुरिस्डिक्शन में, जो कोर्ट इशू कर रहा है डिक्री, उसके जुरिस्डिक्शन में वो डिफेंडेंट नहीं रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में सर्विस ऑफ समन्स कैसे डिलीवर किया जाएगा?
ऑप्शन ए, दैट कोर्ट इन हुज जुरिस्डिक्शन डिफेंडेंट रिसाइड्स। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। और इसके लिए आपको रेफर करना होगा सेक्शन 28, सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंड। कैन समन्सेस बी इशूड बाय सिविल और रेवेन्यू कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बट सीपीसी इज नॉट एप्लीकेबल टू इट? यस, नो, इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, या इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऑप्शन ए यस, समन इशू किया जा सकता है। इसके लिए आपको रेफर करना होगा सेक्शन 29, सर्विस ऑफ फॉरेन समन्सेस। Court can issue summonses to persons whose attendance is required, either to give evidence or to produce documents as per which section? सेक्शन 30 क्लॉज ए, सेक्शन 30 क्लॉज बी, या सेक्शन 30 क्लॉज सी, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 30 क्लॉज बी। सेक्शन 30 है पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्स टू विटनेस इज इशूड एज पर विच सेक्शन? 27, 28, 29 या 31? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31। और जी जो ये तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं सेक्शन 27, 28, 29, ये तीनों इंक्लूडेड है सेक्शन 31 में, इसीलिए सेक्शन 31 हमारा राइट आंसर है। सेक्शन 31 में दिया हुआ है कि सेक्शन 27, 28 एंड 29 के तहत में जैसे उसमें जैसे प्रोसेस दिया हुआ है उसी प्रोसेस के तहत में विटनेस को समन्स दिया जाएगा। सेक्शन 31 है समन्स टू विटनेस, और बता चुके हैं कि 31 इंक्लूडेड है। 31 में ये तीनों सेक्शन 27, 28, 27, 28, 29 इंक्लूडेड है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर डिफॉल्टिंग सेक्शन 30? कोई पर्सन सेक्शन 30 का प्रोविज़न को नहीं मानता है तो वो डिफ़ॉल्टिंग कहलाता है। तो ऐसे सिचुएशन में पेनल्टी कितने का लगाया जा सकता है, मैक्सिमम पेनल्टी? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपीज़ का। इसके लिए आपको रेफ़र करना होगा सेक्शन 32 सबसेक्शन सी। सेक्शन 32 है पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट, और कोर्ट में कोर्ट कौन कौन से पेनल्टी इशू कर सकता है? कोर्ट में इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट, वारंट इशू कर सकता है। अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी, impose a fine upon him not exceeding ₹5,000, या order him to furnish security for his appearance and in default commit him to civil prison। ये सारे चीज़ें हैं, सारे पेनल्टीज़ हैं जो कोर्ट इम्पोज कर सकता है डिफ़ॉल्टिंग पार्टी को जो जो सेक्शन 32 में दिया हुआ है कि सेक्शन 30 का जो डिफ़ॉल्ट करेगा उसके ऊपर ये सारे पेनल्टी लगाए जा सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जजमेंट फॉलोज डिक्री, या डिक्री फॉलोज जजमेंट, या बोथ प्रोनाउंस्ड एट द सेम टाइम, या इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। तो देखिए जजमेंट हो जाता है, जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है तो उसके बाद डिक्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, डिक्री फॉलोज जजमेंट, राइट आंसर है। और इसके लिए आपको रिफर करना होगा सेक्शन 33। सेक्शन 33 है जजमेंट एंड डिक्री। अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी कैन हैव ऑर्डर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट? ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। एक डिक्री है पेमेंट ऑफ मनी के रिगार्डिंग, तो कोर्ट इंटरेस्ट रेट लगा सकती है। इनमें से ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा इंटरेस्ट रेट कोर्ट लगा सकती है? आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनिए, इनमें से कौन सा इंटरेस्ट रेट कोर्ट लगा सकती है? ऑप्शन ए 6% पर एनम, ऑप्शन बी 5% पर एनम, या ऑप्शन सी 4% पर एनम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कोर्ट 6% का भी लगा सकती है, 5% का भी और 4% का भी, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 6% का है। और इसके लिए आपको रिफ़र करना होगा सेक्शन 34 सबसेक्शन 1। सेक्शन 34 है इंटरेस्ट। आइए हम लोग और कुछ भी चीज़ें देखते हैं जो ये सेक्शन 34 का इम्पॉर्टेंट बात है। तो कोर्ट में ऑर्डर इंटरेस्ट इन द डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एट सच रेट एज द कोर्ट डीम्स रीजनेबल बट नॉट एक्सीडिंग 6% पर एनम। कितना भी कोर्ट लगा सकती है इंटरेस्ट रेट, लेकिन 6% से ज़्यादा नहीं लगा सकती है। तो हमारे ऑप्शन में तीन जो ऑप्शन है वो 6% से कम है, तो हाँ तीनों लगा सकती है कोर्ट, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, in case the liability in relation to the sum so adjudged had arisen out of a commercial transaction। अगर commercial transaction के तहत में arise होता है liability, then interest
में एक्सीड 6% पर एनम, इंटरेस्ट एक्सीड कर सकता है कब, जब कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन की बात होगी तब, बट शेल नॉट एक्सीड कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, एक्सीड नहीं करेगा इंटरेस्ट रेट। अगला पॉइंट है, इफ़ देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त में कोई भी रेट फिक्स नहीं किया गया है, इफ़ देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट देन एट सच रेट एट विच मनीज आर लेंट बाय नेशनलाइज्ड बैंक्स, क्या, मनीज आर लेंट बाय नेशनलाइज्ड बैंक्स इन रिलेशन टू कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन या कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन इज कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन इफ इट इज कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस। कब, अगर ट्रांजैक्शन इंडस्ट्री, ट्रेड या बिजनेस से कनेक्टेड है तो उसे कहा जाएगा कि ये कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है। अगला पॉइंट, इफ अ डिक्री इज साइलेंट, if a decree is silent with respect to payment of further interest from date of decree to the date of payment, then the court shall be deemed to have refused such interest and a separate suit therefore shall not lie. अगला है क्वेश्चन, द जनरल रूल रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का पेमेंट होता है, जनरल रूल क्या होता है, कौन किसको पे करेगा, द सक्सेसफुल पार्टी शैल बी ऑर्डर टू पे द कॉस्ट ऑफ अनसक्सेसफुल पार्टी, या ऑप्शन बी, द अनसक्सेसफुल पार्टी शैल बी ऑर्डर टू पे द कॉस्ट ऑफ सक्सेसफुल पार्टी, या इट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, या नो कॉस्ट टू बी अवॉर्डेड एट ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जनरल रूल क्या है, ऑप्शन नंबर बी, द अनसक्सेसफुल पार्टी, जो पार्टी हार चुकी है, जो पार्टी जिसके अगेंस्ट में डिग्री पास हुआ है, द अनसक्सेसफुल पार्टी शैल बी ऑर्डर्ड टू पे द कॉस्ट ऑफ सक्सेसफुल पार्टी, ये जनरल रूल है। और इसके लिए आपको रिफर करना होगा सेक्शन 35, सेक्शन 35 है कॉस्ट्स। कोर्ट कैन मेक ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ कंपेंसेटरी कॉस्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम्स और डिफेंसेस नॉट एक्सीडिंग, कितने हाइस्ट अमाउंट तक कोर्ट कंपेंसेटरी कॉस्ट्स अवॉर्ड कर सकती है अगर ऐसा जो सूट है वो फॉल्स है या वेक्सेशियस है, तो हाईएस्ट अमाउंट तक कोर्ट कितना कितना कंपेंसेटरी कॉस्ट्स अलाउ कर सकती है। ऑप्शन ए ₹1000, ऑप्शन बी ₹2000, या ऑप्शन सी ₹3000, या ऑप्शन डी ₹5000। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ₹3000। इसके लिए आपको रिफर करना होगा सेक्शन 35A का सबसेक्शन 2, सेक्शन 35A सबसेक्शन 2। सेक्शन 35A है कंपेंसेटरी कॉस्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम्स और डिफेंसेस। देखिए, कोर्ट 3000 रुपये तक अवॉर्ड कर सकती है, या उसका जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है उतना तक अवॉर्ड कर सकती है, और इन दोनों में से जो सबसे कम होगा, जो अमाउंट लेस होगा उतना तक। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 3000 रुपये तक अवॉर्ड कर सकती है, और इसका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, कोर्ट का पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन समझ लीजिए 2000 है, तो कोर्ट 2000 तक अवॉर्ड कर सकती है, 2000 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर मान लीजिए पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कोर्ट का 10,000 है, तो इस ऐसे सिचुएशन में कोर्ट 3000 से एक्सीड नहीं करेगी। ये है रूल कंपेंसेटरी कॉस्ट अवॉर्ड करने का। फिर है अगला क्वेश्चन, कॉस्ट्स फॉर कॉजिंग डिले, कॉस्ट्स फॉर कॉजिंग डिले किस किस सेक्शन में है, तो ये है सेक्शन 35B में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 35B। अब हम लोग का स्टार्ट हो रहा पार्ट 2 एक्सक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27, अ डिक्री में बी एक्सिक्यूटेड बाई, डिक्री किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है, द कोर्ट विच पास्ड इट, या द कोर्ट टू विच इट वाज सेंट फॉर एक्सक्यूशन, या आइदर ए और बी, मतलब जो कोर्ट पास किया है या जिस कोर्ट को भेजा गया एक्सक्यूशन के लिए, या नाइदर ए नॉर बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइदर ए और बी। कोर्ट जो जिसने डिग्री पास किया उसके द्वारा भी एक्सिक्यूट किया जा सकता है, या जिस कोर्ट के पास भेजा गया एक्सिक्यूट करने के लिए उसके द्वारा भी एक्सिक्यूट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। और इसके लिए आपको रिफर करना होगा सेक्शन 38, कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एक्सिक्यूटेड, सेक्शन 38। ट्रांसफर ऑफ डिक्री मे बी डन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ, डिक्री का ट्रांसफर किसकी एप्लीकेशन के द्वारा किया जा सकता है, डिक्री होल्डर या जजमेंट डेटर, या दोनों में से किसी का भी, या नाइदर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर के एप्लीकेशन पे डिक्री का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और इसके लिए आपको रेफर करना होगा सेक्शन 39, सेक्शन 39
ट्रांसफर ऑफ डिक्री। प्रीसेप्ट इज इन विच सेक्शन? प्रीसेप्ट किस सेक्शन में है? तो ये सेक्शन 46 में है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 46। प्रीसेप्ट सेक्शन 46। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जजमेंट डेटर इज लायबल। कितना तक लायबल होगा रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जजमेंट डेटर का? तो ऑप्शन ए टू फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री, या ऑप्शन बी टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ही रिसीव्ड, या ऑप्शन सी इट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू डिटरमाइन लायबिलिटी, या ऑप्शन डी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नॉट लायबल एट ऑल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ही रिसीव्ड। और इसके लिए आपको रेफर करना होगा सेक्शन 50 लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव है सेक्शन 50 में, सेक्शन 50 लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हाउ कोर्ट ऑर्डर्स फॉर द एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री। डिक्री के एक्सक्यूशन के लिए कोर्ट क्या क्या ऑर्डर कर सकती है? ऑप्शन ए बाय डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, या बाय अटैचमेंट, या बाय अरेस्ट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। और इसके लिए आपको रिफर करना होगा सेक्शन 51 पावर्स ऑफ कोर्ट टू एनफोर्स एक्सक्यूशन। और आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि कोर्ट क्या क्या ऑर्डर कर सकती है। द कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर एक्सक्यूशन ऑफ द डिक्री। ऑप्शन पहला नंबर क्या ऑर्डर कर सकती है? बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, या बाय अटैचमेंट और सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, या बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन, या बाय अपॉइंटिंग अ रिसीवर, एंड लास्टली इन सच अदर मैनर एज द नेचर ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड में रिक्वायर। किसी भी अदर मैनर में जिससे कि रिलीफ मिल पाए। हाउ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी बी एक्सिक्यूटेड अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 52? तो बाय अरेस्ट, या बाय अटैचमेंट एंड सेल, बाय इम्पोजिंग फाइन, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बाय अटैचमेंट एंड सेल। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में डिक्री को इन्फोर्स करने के लिए, डिक्री का एक्सिक्यूशन करने के लिए प्रॉपर्टी का अटैचमेंट एंड सेल किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी। और इसके लिए आपको रिफर करना होगा सेक्शन 52 एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। फॉर मेकिंग एन अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर अंडर सेक्शन 55 what steps can be taken? Option A can be entered into dwelling house at any time, या option B outer door of dwelling house can be broken, या option C both A and B, and option D none। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नन। इसके लिए आपको रिफर करना होगा सेक्शन 55। सेक्शन 55 है अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फॉर एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री जजमेंट डेटर में बी अरेस्टेड। जजमेंट डेटर डिक्री के एक्सक्यूशन के लिए जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया जा सकता है एट एनी आवर, कभी भी, ऑन एनी डे, किसी भी दिन, बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट एज सून एज प्रैक्टिकेबल, एंड डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो आप देखते हैं। नो ड्वेलिंग हाउस शैल बी एंटर्ड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। सनसेट के बाद, सूरज ढलने के बाद और सूरज के उगने से पहले किसी भी ड्वेलिंग हाउस में नहीं जाया जा सकता है। और ये है केवल सेक्शन 55 के लिए है, मतलब कि जजमेंट डेटर के अरेस्ट के लिए है। ये नहीं कि किसी ने मर्डर कर दिया लेकिन फिर भी नहीं जा सकता है, नहीं, मर्डर कर दिया तो कभी भी जाया जा सकता है, रात में भी जाया जा सकता है। लेकिन अगर डिक्री का इन्फोर्समेंट किया करना है तो ऐसे सिचुएशन में सनसेट के बाद एंड सनराइज से पहले ड्वेलिंग हाउस में एंटर नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है? नो आउटर डोर ऑफ अ ड्वेलिंग हाउस शैल बी ब्रोकन अनलेस सच ड्वेलिंग हाउस इज इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ द जजमेंट डेटर। एंड थर्ड पॉइंट है, इफ द रूम इज इन द occupancy of a woman who is not judgment debtor and she do not appear in public as per custom, the officer should give her reasonable time to withdraw। अगला क्वेश्चन है, whom court can order for detention in execution of a decree for the payment of money। कोई डिक्री है जो पेमेंट ऑफ मनी के रिगार्डिंग है और एक्सक्यूशन करना है, तो एक्सक्यूशन में डिटेंशन करना है, तो डिटेंशन किसको, whom कोर्ट कैन ऑर्डर, किससे डिटेंशन ऑर्डर कर सकता है कोर्ट? ओनली मेन, या ओनली वोमेन, या बोथ, या नन मेन या वोमेन किसी को भी अरेस्ट नहीं किया सकता है, डिटेन नहीं किया सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल मेन को, ओनली मेन, वोमेन को डिटेन नहीं किया सकता है। इसके लिए आपको रिफ़र किया जाए करना होगा सेक्शन 57। सेक्शन 57 है प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वोमेन इन एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी।
What is the maximum amount of detention if a decree is for the payment of rupees 5500? कोई डिक्री है मनी के पेमेंट के रिगार्डिंग और वो 5500 का है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिटेंशन कितना किया जा सकता है? 1 महीना या 3 महीना या 6 महीने या 12 महीने? तो राइट आंसर है 3 मंथ्स। और इसके लिए आपको रिफ़र करना होगा सेक्शन 58 डिटेंशन एंड रिलीज। आइए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि कितना अमाउंट रहेगा तो कितना डिटेंशन होगा। अगर इफ़ द डिक्री इज़ फॉर द पेमेंट ऑफ अ सम एक्सीडिंग रुपीज़ 5000, 5000 से ऊपर है, तो मैक्सिमम डिटेंशन 3 मंथ का हो सकता है। तो एज़ पर द क्वेश्चन कितने का डिक्री है? 5500 का है, 5000 से ऊपर का है, तो मैक्सिमम डिटेंशन 3 मंथ का होगा। अगर इफ़ द डिक्री अमाउंट बिटवीन रुपीज़ 2000 एंड 5000, 2000 और 5000 के बीच में है, तो मैक्सिमम डिटेंशन 6 वीक्स का होगा। 6 वीक कहने का मतलब है 4 वीक का 1 महीना और बचा 2 वीक, 2 वीक मतलब आधा महीना, मतलब 1.5 महीने का। 6 वीक का मैक्सिमम डिटेंशन हो सकता है। इफ़ अमाउंट लेस देन रुपीज़ 2000, अगर 2000 से कम अमाउंट का है तो डिटेंशन नहीं होगा। कैन अ जजमेंट डेटर बी री अरेस्टेड फॉर द एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री? क्या जजमेंट डेटर जो होता है उसे री अरेस्ट किया जा सकता है डिक्री ऑफ एक्सक्यूशन, डिक्री के एक्सक्यूशन के संबंध में? येस, नो, डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट, या कैन बी अरेस्टेड ओनली इफ ही इज़ रिलीज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगर वो इलनेस के ग्राउंड पर रिलीज़ होता है तो उसे री अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन री अरेस्ट करने के बाद जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिटेंशन दिया हुआ है, जैसे एज़ पर द कंडीशन जो हम लोगों ने अभी देखा 3 पॉइंट कि 5000 से ऊपर है तो मैक्सिमम 3 मंथ, तो पूरा मिलाकर वो 3 महीने, अगर 5000 से ऊपर का है तो 3 महीने, या 2000 या और 5000 के भीतर में है, के बीच का है तो 6 वीक, टोटल मिला के इतना जो अमाउंट, इतना जो डिटेंशन पीरियड दिया हुआ है इसको एक्सीड नहीं करेगा। और इसके लिए आपको रिफ़र करना होगा सेक्शन 59 रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। Which of the following property is not liable for attachment? Bills of exchange, cooking vessels, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या शेयर्स इन अ कॉरपोरेशन? तो राइट आंसर है कुकिंग वेसल। कुकिंग वेसल को अटैच नहीं किया सकता है। इसके लिए आपको रिफ़र करना होगा सेक्शन 60 प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री। सेक्शन 60 में दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है, लंबा चौड़ा लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सा प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, कौन से प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता है। वेरियस प्रोविजन, वेरियस चीज़ें दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट। अटैचमेंट हो गया, उसके बाद प्रॉपर्टी को एलिनेट करना क्या होता है? वॉइड होगा या वॉइडेबल या इलीगल या बोथ वॉइडेबल एंड इलीगल? तो राइट आंसर है वॉइड। इसके लिए आपको रिफर करना होगा सेक्शन 64 प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड, सेक्शन 64। सेल डन इन एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री देन प्रॉपर्टी डीम्ड टू हैव वेस्टेड इन द परचेसर। एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री का हुआ, उसमें एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री में सेल हो गया, तो जो परचेसर है कब माना जाएगा कि परचेसर का उसमें टाइटल आ गया, कब परचेसर वो प्रॉपर्टी को खरीद लिया है, उसका हक हो गया, कब से? ऑप्शन ए फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड, या ऑप्शन बी फ्रॉम द टाइम व्हेन द सेल बिकम्स एब्सोल्यूट, या ऑप्शन थ्री थर्ड ऑप्शन बोथ, या ऑप्शन डी कोर्ट डिटरमाइंस इट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज़ सोल्ड। जब से प्रॉपर्टी को बेचा गया तब से माना जाएगा कि ये परचेसर के का इंटरेस्ट हो गया, परचेसर में वेस्ट कर रहा है। और इसके लिए आपको रिफ़र करना होगा सेक्शन 65 परचेसर्स टाइटल। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ जजमेंट डेटर व्हेन ही रेसिस्ट्स द परचेसर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम हैविंग इट्स पोजीशन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 डेज। और इसके लिए आपको रिफ़र करना होगा सेक्शन 74 रेसिस्टेंस टू एक्सक्यूशन।